नमस्कार दोस्तों, आज है 25 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि मत क्या होता है? व्हाट इज साउंड वोट? तो ध्वनि मत में सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा सदन के समक्ष प्रश्न रखते हुए सदन के सदस्यों से हाँ और ना के रूप में अपनी राय देने को कहा जाता है। In a voice vote, the speaker of the house is asked to give their opinion as yes and no by raising question before the house. ध्वनि के आधार पर बहुमत का निर्णय करते हुए अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं कि प्रस्ताव पारित किया गया था या नहीं। राज्यसभा के कामकाज से संबंधित नियम 252 से लेकर 254 तक में मत विभाजन के 4 अलग अलग तरीकों का प्रावधान किया गया है। 2 प्रक्रियाओं में सांसदों के मत दर्ज नहीं किए जाते, जबकि शेष 2 तरीकों में सांसदों के मत राज्यसभा के रिकॉर्ड में स्थायी रूप से दर्ज किए जाते हैं। इन तरीकों में ध्वनि मत, काउंटिंग, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर के जरिए मत विभाजन और लॉबी में जाकर पक्ष विपक्ष के समर्थन में खड़े होना सम्मिलित है। संसदीय समितियां बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज? तो संसद के कार्य अधिक विविध, जटिल एवं वृहद हैं। संसद के पास पर्याप्त समय और विशेषज्ञता के अभाव के कारण संसदीय समितियां संसद के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करती है। द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर मोर डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज. Parliamentary committees provide assistance in the discharge of duties of Parliament due to lack of sufficient time and expertise with Parliament. भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों और संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियम ही प्रभावी होते हैं। एक संसदीय समिति यह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है, जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा सचिवालय करता है। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। संसद में कितने तरीकों से विधायी प्रस्ताव या विधेयकों की जांच की जाती है? हाउ मैनी लेजिस्लेटिव प्रोपोजल्स बिल्स आर एग्जामिन्ड इन पार्लियामेंट? तो 2 तरीकों से संसद में विधायी प्रस्तावों की जांच की जाती है। पहला, दोनों सदनों के पटल पर चर्चा करके विधेयकों का परीक्षण किया जाता है। विधेयकों पर बहस करने में लगने वाला समय भिन्न हो सकता है। संसद की बैठक में केवल 70-80 दिनों के लिए ही होती है, इसलिए सदन के पटल पर प्रत्येक विधेयक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरा, विधेयक को एक संसदीय समिति के पास भेजा जाता है। 1885 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले वुड्रो विल्सन ने कहा था कि यह कहना गलत नहीं होगा कि जब कांग्रेस सत्र में होती है तो वह सार्वजनिक प्रदर्शन कर रही होती है और जब वह समिति कक्ष में होती है तो वह काम कर रही होती है। किसी विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाना अनिवार्य नहीं है। स्थायी समितियां कौन सी होती हैं? व्हाट आर दी स्टैंडिंग कमेटीज? तो कमेटीज दैट एग्जामिन द पॉलिसीज ऑफ द बिल, बजट एंड मिनिस्ट्रीज आर कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। देयर आर 24 such committees in parliament. Each committee consists of 31 members, 21 लोकसभा and 10 राज्यसभा। विधेयक, बजट और मंत्रालयों की नीतियों की जांच करने वाली समितियों को विभागीय स्थायी समितियां कहा जाता है। संसद में इस प्रकार की 24 समितियां हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। विभागीय स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
जिसके पश्चात उनका पुनर्गठन किया जाता है। लोकसभा की अवधि के अनुसार उनका कार्य जारी रहता है। कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। वित्त, रक्षा, गृह आदि से संबंधित प्रमुख समितियों की अध्यक्षता आमतौर पर विपक्षी सांसदों द्वारा की जाती है। दोनों सदनों के सांसदों को सम्मिलित करके एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए संयुक्त सदस्यीय संसदीय समितियां गठित की जाती हैं। 2011 में टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद पीसी चाको की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की गई थी। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक को भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 क्या है? व्हाट इज द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल 2020? सरकार ने हड़ताल करने के लिए श्रमिकों के अधिकारों को सीमित करने वाले कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा इस विधेयक में अब कम से कम 300 श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को काम बंदी, छटनी और उपक्रम बंद करने से पहले केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी, जबकि अभी यह सीमा 100 श्रमिकों तक ही थी। The government has introduced certain provisions restricting the rights of workers to strike apart from his bill. Now the central or state government will ban industrial establishments having at least 300 workers shut down the undertaking had to take prior permission, whereas till now this limit was up to 100 workers. इस नए नियम से श्रमिकों को काम पर रखने और उनकी छटनी करने को लेकर नियोक्ताओं को अधिक छूट मिलेगी और वे किसी भी समय श्रमिकों की छटनी कर सकेंगे, जिससे श्रमिकों के समक्ष रोजगार असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक के मुताबिक 300 से कम श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थायी आदेश तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि पहले यह छूट 100 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को प्राप्त थी। स्थायी आदेश का अर्थ है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की आचार नियमावली से होता है। स्थायी आदेश में नियोक्ता औपचारिक रूप से अपने प्रतिष्ठान में कार्य स्थिति को परिभाषित करते हैं। जानकारों का मानना है कि इस नियम के माध्यम से औद्योगिक प्रतिष्ठान श्रमिकों के लिए मनमानी सेवा शर्तों को पेश करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी स्टेट के पीसीएस, वहाँ के पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव के लिए अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 क्या है? व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी कोड 2020? तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड प्रस्तावित किया गया है, जो कि असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए आवश्यक योजना तैयार करने हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा। ए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड हैज बीन प्रपोज्ड इन द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 which will recommend to the central government to prepare the necessary plans for the welfare of various sections of the unorganized workers, gig workers and platform workers. प्लेटफॉर्म श्रमिक ने वे श्रमिक होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अन्य संगठनों या व्यक्तियों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता 2020 में क्या प्रावधान है? व्हाट इज द प्रोविजन इन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क स्टेटस कोड 2020? तो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता 2020 में अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को ऐसे श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है जो आय के नए स्रोत की तलाश में किसी एक राज्य से दूसरे राज्य आए हैं और कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह आय प्राप्त कर रहे हैं। इन द कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क स्टेटस 2020, interstate migrant labor is defined as workers who have come from one state to another in search of a new source of income and at least rupees 18,000 per month are receiving income.
इस संहिता में प्रस्तावित परिभाषा में संविदात्मक रोजगार की वर्तमान परिभाषा में एक अंतर पैदा किया गया है। इस संहिता में एक यात्रा भत्ता प्रस्तावित किया गया है जो कि नियोक्ताओं द्वारा उनके श्रमिकों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? द नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन शुरू किया गया था। अंडर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर, एक नया उप कार्यक्रम राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन 2017 में शुरू किया गया था ताकि लगभग 28,000 आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित वासस्थानों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसका लक्ष्य 2021 तक स्थायी आधार पर स्वच्छ पेयजल के साथ आर्सेनिक फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सभी ग्रामीण आबादी को कवर करना है। इसको 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। NRDWP को वर्ष 2009 में शुरू किया गया था, जहां जल की उपलब्धता को स्थिरता, पर्याप्तता, सुविधा, सामर्थ्य एवं इक्विटी के संदर्भ में सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच राशि का वितरण 50-50 यानी कि 50-50% के आधार पर निर्धारित किया गया है। आर्सेनिक विषाक्तता क्या है? व्हाट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग? तो पीने के पानी की गुणवत्ता के लिए 2011 के विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशक के अनुसार भूजल में आर्सेनिक की वैध सीमा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। एज पर द 2011 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, द लीगल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर इज 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। भारत में पेयजल की वैध सीमा को हाल ही में 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर तक संशोधित किया गया है। आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से कई देशों की भूसतह एवं भूजल में उच्च स्तर पर मौजूद है। यह अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषाक्त होता है। पीने, भोजन तैयार करने एवं खाद्य फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले दूषित जल में आर्सेनिक स्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पेयजल एवं भोजन के उपयोग में लाए जाने वाले जल में लंबे समय तक आर्सेनिक की मौजूदगी से कैंसर, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं मधुमेह हो सकता है। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज जिस पर वह डाला जाए उससे ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा गया है। आप अगर किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं तो उससे उसको कम नुकसान होता है जिसके ऊपर आप क्रोधित हो रहे हैं, बल्कि आपको ज़्यादा नुकसान होता है, यानी कि उस व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान होता है जो खुद क्रोधित हुआ है।